तो आइए विद्यार्थीगण, मैं हूं अविनाश कुमार और आज मैं लेके केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बच चुका था। आज मैं इसको क्लियर करा के आज मैं फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय के करवा दूंगा, जो आज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा चीज़ तो समझा दिया था पहले ही, बस क्वेश्चन आंसर था जो ही करना बाकी रह गया था। ये लास्ट क्वेश्चन उस वीडियो में कराने के पश्चात एक छूट गया था टाइम नहीं रहने के कारण, और फिर मैं उसी को क्वेश्चन को लेकर फिर आया हूँ और मैं इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पर बात करूँगा। तो हमारा देखिए कि मैंने 15वां क्वेश्चन मेरा था कि गर्म पके हुए खाद्य यानी कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध एहसास हमें कुछ दूरी से हो जाता है, ऐसा क्यों? विद्यार्थीगण, तो इसमें सवाल में पूछा कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थों का गंध हमें कुछ दूरी के बाद एहसास क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, हम आज इसके बारे में जानते हैं। देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा हूँ कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि मैं कोई खाने बना रहा हूँ, अगर बनाने के पश्चात उसकी तापमान जितनी बढ़ेगी तब वह बढ़ जाने से उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तेज हो जाने के कारण गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर पहुंच जाती है। विद्यार्थियों क्या बोले मैंने इसका आंसर कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, गर्मा गर्म खाने की गर्म गंध कई मीटर दूर से पहुंच जाती है। ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि कम तापमान पर कण की गति कम होती है। तो विद्यार्थीगण क्या इसका आंसर मैंने लिखा, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को कर रहे हैं कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थों की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने लिखा हूँ कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है और गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर पहुंच जाती है, और ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि कम तापमान के कणों की गति कम होती है। ये हमारा हुआ इसका। आइए हम बात करते हैं दूसरा नंबर का है क्वेश्चन। क्या बोला है कि बिना कोई अवशेष छोड़ ही कपूर गायब हो जाता है। विद्यार्थीगण, कपूर ऐसा गंध है या ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि हम किसी प्रकार उसको अगर खुली हवा में रख दे तो रख देने के पश्चात क्या होता है कि हमारा कपूर जो होता है वह हवाओं में गैस बनकर उड़ जाती है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ऐसा होता क्यों है। तो मैंने इसका उत्तर में लिखा हूँ कि कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर का क्या होता है विद्यार्थीगण? ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे वह सीधे ही गैस अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है जिससे वह सीधे गैस अवस्था में क्या हो जाता है विद्यार्थीगण, परिवर्तन हो जाता है। फिर मैंने उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हूं कि बर्तन की दीवार पर गैस का दाब आरोपित करता है, ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थीगण की बर्तन की दीवार यानी कि उसकी परत जो होती है बर्तन का, उस पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? तब आंसर में लिखे हैं कि गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारें पर टकराकर दबाव डालती है। क्या विद्यार्थीगण की गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारें पर टकराकर दबाव डालती है। अब मैंने इसका क्वेश्चन लिखा हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? विद्यार्थीगण, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर होता है, ऐसा क्यों? तो मैंने लिखा हूँ कि गर्म करने पर द्रव पूरा का पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता है, तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है। क्या लिखा विद्यार्थीगण कि गर्म करने पर द्रव पूरा का पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता है, तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हूँ कि गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते
हैं। ऐसा क्यों होता है? तो काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुएं की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करती है। विद्यार्थीगण, गाढ़े रंग की या काले रंग की जो वस्त्र होती है, जो कपड़ा होता है हमारा, वह क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। यानी कि क्या होता है, क्या है कि काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुएं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो विद्यार्थीगण, ये हमारा लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। हम अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर। तो ये विद्यार्थीगण देख रहे हैं हम अब दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है मेरा कि ठोस द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें। ठोस द्रव गैस में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, हमने लिखा हूँ यहाँ ठोस, यहाँ द्रव और यहाँ गैस। यानी कि गैस का गैस, द्रव का लिक्विड, ठोस का सॉलिड, द्रव का लिक्विड और गैस का गैस। तो हमने लिखा हूँ यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हूँ ठोस का कि इनका निश्चित आयतन और निश्चित क्या होता है? आकार होता है। विद्यार्थीगण, ठोस का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। अब उसके बाद द्रव में लिखा हूँ कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। और मैंने गैस में लिखा हूँ कि गैस का आयतन तथा आकार निश्चित होता है। गैस जिस बर्तन में, हमने लिखा हूँ कि गैस का आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है। मैंने समझाया भी हूँ चैप्टर में। तो गैस, अब उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें एग्जाम्पल दे दिया हूँ समझने के लिए कि गैस जिस बर्तन में रखे जाता है उसका आयतन तथा आकार उसी बर्तन का क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। अब आइए दूसरा नंबर में लिखा हूँ कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। और इसमें लिखा हूँ दूसरा में कि इनके गलनांक कक्षताप से कम होता है और क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। विद्यार्थीगण, द्रव में लिखा हूँ कि इनके गलनांक जो होता है कक्षताप से कम होता है लेकिन क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। और मैंने इसमें लिखा हूँ गैस में कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। विद्यार्थीगण, मैंने लिखा हूँ गैस में कि गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है कक्षताप से अधिक होता है। फिर मैंने तीसरा नंबर में लिखा हूँ कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थीगण, हम ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं और साथ में द्रव को भी नहीं संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर में लिखा हूँ कि ठोस का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। ठोस का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है और द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है? तथा गैस से अधिक होता है। द्रव का ठोस तथा गैस से अधिक होता है। अब इसमें लिखा हूं कि गैसों का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? कम होता है। विद्यार्थीगण, अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, बात करते हैं गैस के विशिष्ट गुणों को लिखें। क्वेश्चन में था दूसरा नंबर कि गैस के विशिष्ट गुणों यानी विभिन्न गुणों को लिखें। तो मैंने लिखा हूँ कि गैस के निम्नलिखित क्या होते हैं? गुण होते हैं। हमने बारी बारी से लिखा हूँ। पहला में लिखा हूँ कि संपीड्यता, गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। हम इसके पहले भी बताए हैं और इसमें भी है, क्योंकि गैस रिलेटिव पूछा है तो सारा उसी की बात होगा उधर की। और दूसरा में लिखा हूँ कि घनत्व, ठोस एवं घनत्व की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है। फिर मैंने तीसरा में लिखा हूँ कि आकृति और आयतन
यानी गैस की न तो आकृति और न ही आयतन निश्चित होता है, इसका दोनों अनिश्चित होता है। चौथा नंबर में लिखा हो विद्यार्थीगण कि द्रव्यनांक और क्वथनांक लिखा हूँ, जो गैस की न तो आकृति और न ही आयतन निश्चित होते हैं, हो गया। अब है द्रव्यनांक और क्वथनांक, यानी कि गैस के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होते हैं। क्या है विद्यार्थीगण? चौथा में लिखा हूँ कि द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में कि गैस की द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में क्या होते हैं? निम्न होते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा हूँ 5वां नंबर में कि ऊष्मा और ठंडक का प्रभाव। ऊष्मा और ठंडक का प्रभाव, जब भी ऊष्मा होगा तो ठंडक होगा, मिलेगा। तो वही लिखा, गर्म तत्व या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जाता है। क्या लिखा हूँ 5वां में? ऊष्मा और ठंडक का प्रभाव में कि गर्म या ठंडा करने पर गैसों के क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जाता है। और 6ठा में लिखा हूँ कि गैस का संघनन, यानी पदार्थ की गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने 7वां में लिखा हूँ कि गैस का दाब क्या है? तो गैस के कणों द्वारा बर्तन के दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो विद्यार्थीगण, ये हमारा 2 क्वेश्चन है, इसे नोट किया जाए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए हम देख रहे हैं अब केवल नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? एक प्रयोग के साथ क्या करें इसे? क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? इसको प्रयोग के द्वारा हमें दर्शा रहे। देखिए, मैंने प्रयोग के द्वारा तो दर्शाया, यहाँ पे मैंने उसका फिगर बना दिया है कि वायु को संपीड़ित कैसे किया जाता है, ये यहाँ देख लीजिए विद्यार्थीगण। और मैं इसका कुछ लैंग्वेज भी लिखा हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ कि 10 ml का एक सिरिंज, ये कितने ml का सिरिंज है? ये टोटल का जो लंबाई मेरा है ये 10 ml का है, इसमें 10 ml है, दोनों है उतना ही बड़ा दोनों। तो कह रहे हैं कि 10 ml का सिरिंज लें, सिरिंज के मुंह को रबर के काग से घुसाकर बंद कर दे। अब सिरिंज के पिस्टन को बाहर निकाल ले ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए। अब मैंने क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि 10 ml का एक सिरिंज ले और सिरिंज के मुंह को रबर के काग में घुसाकर बंद कर दे। अब सिरिंज के पिस्टन के बाहर निकाल ले ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए। पिस्टन के पुनः सिरिंज में घुसा दे। पिस्टन के पुनः सिरिंज में क्या करे? घुसा दे कि पिस्टन में कोई रिसाव न हो, बल्कि वह वायु रुद्ध हो जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो पिस्टन के चारों तरफ वैसलीन लगा दे। ऐसा करने से सिरिंज के किनारे से होकर वायु का आगमन पूर्णतः बंद हो जाएगा। अब पिस्टन के अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंतर ले। पिस्टन सरकता जा रहा है। पिस्टन के अंदर वायु का आयतन कम हो रहा है। इसके पता चलता है कि गैस का संपीड़ित हो रहा है। विद्यार्थीगण, मैंने इस फिगर को बना के मैं इसका डिटेल यहाँ लिख दिया हूँ कि यहाँ पे कि हम 10 ml का एक सिरिंज लें, फिर सिरिंज लेने पर उसको चारों तरफ से देख ले कि कहीं उसका रिसाव तो नहीं है सिरिंज का। अगर रिसाव होने की संभावना लगता है तो उसे एक लिक्विड लगाकर उसको ये क्या करे? लिक्विड लगाकर रिसाव को बंद कर दे ताकि उसको से हवा का प्रवेश ना हो। उस तरीका से करने के बाद आप पिस्टन को अंगूठे से धीरे धीरे क्या करें? उसे दाबने की कोशिश करें और दाबने के बाद पूर्णतः बंद हो जाएगा। अब पिस्टन अंगूठे से दबाकर उसके पिस्टन के सरकता जा रहा है। पिस्टन के अंदर वायु का आगमन कम हो रहा है।
इससे पता चलता है कि गैस संपीड्यता है। और देखिए विद्यार्थीगण, अब क्वेश्चन हम आए चौथा नंबर पर कि वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है। देखिए ये अति लघु उत्तरीय का 10वां क्वेश्चन में पूछा था, ये दोनों का अलग अलग से, और फिर भी मैंने यहाँ कर दिया हूँ ताकि खोजना ना पड़े। देखिए लिखा हूँ कि वह प्रक्रिया जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है वाष्पन कहलाता है। और फिर उसके बाद यहाँ लिखा हूँ इसका क्वथनांक कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ये हमारा हुआ चौथा नंबर का। और 5वां में लिखा हूँ विद्यार्थीगण कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारणों को लिखे। प्रभावित करने कारणों को लिखे तो क्या लिखा हूँ आंसर में, देखिए कि वाष्पन का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, तो ताप में जब वृद्धि होगा तो वाष्पन की गति अधिक हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कि जितना हम उसको ताप यानी कि उसको जितना टेम्परेचर देंगे तो उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। किसी प्रकार के कोई गर्म पानी ही कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार कोई चावल ही सचाए रहे हैं तो उसका जितना अधिक तापमान देंगे तो पानी का वाष्पन उतना ज़्यादा होगा। तब वही चीज़ यहाँ पे है ताप पर। और अब है सतह का क्षेत्रफल, यानी कि उसकी निचली सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाता है। अब है द्रव की प्रकृति। कुछ द्रव शीघ्र वाष्पित होता है जबकि कुछ धीरे धीरे शीघ्र वाष्पित हो जाता है। धीरे धीरे जो शीघ्र वाष्पित हो जाता है, जैसे मैं लिखा हूँ पेट्रोल ईथर बहुत तीव्र गति से वाष्पित होता है। अब लिखा हूँ कि वायुमंडल, चौथा नंबर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, यानी वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण का दर अधिक होने पर कम जाती है। अब 5वां में लिखा हूँ कि वायु की गति, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। विद्यार्थीगण, ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। आइए अब हम देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। विद्यार्थीगण, यहाँ पे कह रहा है कि एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो आइए हम इसको दर्शाए हैं कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है और सतह पर वाले द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग उष्मा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, जिसे गैस के रूप में वायु चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कहा जाता है वह ठंडा हो जाता है। आइए प्रयोग में क्या लिखें कि एक मिट्टी के सुराही में जल भर ले। क्या विद्यार्थीगण, एक मिट्टी के सुराही में जल भर ले तथा इसका ताप अंकित कर ले। अब सुराही का मुंह ढक्कन से बंद करके 2 या 3 घंटे बाद सुराही का मुंह जल का ताप से अंकित कर ले। और जल की ताप पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है, सुराही का जल ठंडा हो जाता है। यानी कि अब इसका व्याख्या में लिखे हैं कि मिट्टी के सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या है विद्यार्थीगण कि मिट्टी के सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिससे होकर जल की सुराही के बाहर सतह पर चले जाते हैं। एक कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है। वह तो कहा जा सकता है कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। विद्यार्थीगण,
किसी भी चीज़ का या कोई भी पदार्थ अगर ठंड हो रहा है तो यानी समझते हैं कि उसका क्या होता है, वाष्पन होता है, तब भी कोई पदार्थ ठंड रहता है। 7वां में लिखा विद्यार्थीगण कि किसी कार्यकलाप का वर्णन करके काली वस्तुएं सफ़ेद वस्तुएं। 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कि एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा हूँ कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से अलग ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, जिसे गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। तो इससे द्रव का ताप कम हो जाता है, वह ठंडक हो जाता है। प्रयोग में कि एक मिट्टी के सुराही में जल भर ले तथा इसका ताप अंकित करके अब सुराही के मुँह ठंडक से बंद करके ये 3 घंटे बाद इसका जल का ताप अंकित करें। और जब जल की ताप में कमी आ जाएगी तो इसकी अपेक्षा सुराही का जल ठंडा होता है। फिर उसके बाद लिखा व्याख्या में कि मिट्टी के सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मिट्टी के सुराही में हम लोग अनेक छोटे छिद्र होते हैं और उसके होने के पश्चात जिसके जल सुराही के बाहर सतह पर चले जाते हैं, ये जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है। तो कहा जाता है कि द्रव का ऊष्मा से ठंडक उत्पन्न होती है। तो विद्यार्थीगण, जब तक कि हमें ऊष्मा नहीं होगा, जब तक वो पदार्थ ठंड नहीं होगा। तो आइए 7वां नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं विद्यार्थीगण। 7वां नंबर क्वेश्चन में मैंने लिखा हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हूँ मैंने कि किसी का कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि काली या सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। तो मैंने उत्तर में लिखा हूँ कि विभिन्न पदार्थ के वस्तु के ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर यह समान रूप से अलग ऊष्मा अवशोषित नहीं होता है। ऐसा पाया गया है कि काली मिट्टी या गाढ़े रंग वाले कपड़े सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तु की तुलना में यह अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। तो विद्यार्थीगण, मैंने क्या फिर से एक बार देख लेता हूँ इसका आंसर कि विभिन्न पदार्थ के वस्तु के प्रति आचरण में अलग अलग गर्म स्थान में रख दिए जाने पर यह समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता। ऐसा पाया गया है कि काली या गाढ़े रंग की वस्तु वाली सफ़ेद या हल्के रंग के वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं। अब व्याख्या में कि काली वस्तु या ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में अवशोषण या अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तु की इसी गुण का उपयोग कर सौर कुकर का निर्माण किया गया है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़े का पहनना काफ़ी पसंद करते हैं। इससे सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। पदार्थ की प्लाज्मा क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये 6वां नंबर क्वेश्चन था। तो मैंने उत्तर में लिखा हूँ कि पदार्थ में वैज्ञानिकों से पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया गया, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था जब तक ज्ञात पदार्थों की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में किसी के साथ समानता नहीं रखता, इसी के लिए इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। यानी प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रहते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में ऊष्मा का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। चर रंग विशिष्ट रंग गैसों के प्रदीप्त पर निर्भर करते हैं। तो विद्यार्थीगण, ये हमारा आज 8वां क्वेश्चन हुआ। आइए हम बात करते हैं अब लास्ट नंबर क्वेश्चन 9वां पर।